हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास रहने वाली है आपके हिंदी की पेपर फोर्थ की। और पेपर फोर्थ में आपका पार्ट ए और पार्ट सी, यानी आज हम करेंगे निबंध लेखन। क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जहां पर आपको यूनिट फर्स्ट पेपर फोर्थ की यूनिट फर्स्ट यानी हिंदी और आपके यूनिट सेकंड यानी आपके इंग्लिश का पूरा कंटेंट है प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कोई भी कंटेंट में डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप किसी भी क्लास के नीचे कमेंट करो या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट हो तो चलिए आज की क्लास है बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा संधि का है। तो हम संधि की शब्दों की संधि करने के लिए और शब्दों के संधि विच्छेद के लिए ही हम ज्यादातर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इसी दो टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है रस प्लस उत्पत्ति। इसका हमें क्या करना है, संधि संधि करना है। तो सबसे पहले रस प्लस उत्पत्ति का संधि होगा रसोत्पत्ति। रस का रसोत्पत्ति। ठीक है, ये आपका बिल्कुल है राइट संधि हो गया। रस प्लस उत्पत्ति रसोत्पत्ति। अगला आता है दिक्कु प्लस मंडल। दिक्कु प्लस मंडल है दिक, ये क्या है, दिक है। दिक प्लस मंडल है दिग्मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है ऊपरी प्लस उक्त। ऊपरी प्लस उक्त का होता है उपरयुक्त। क्या होगा, उपरयुक्त। और इसमें आपको गलत क्या देता है, उपयुक्त करके उपरोक्त करके दे देता है। ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य का होता है महेश्वर्य। महेश्वर्य आपका सही संधि हो जाएगा महेश्वर्य। रस प्लस उत्पत्ति रसोत्पत्ति। दिक प्लस मंडल दिग्मंडल। ऊपरी प्लस ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। अगला हमारा पांचवा संधि आता है। ये हमें संधि विच्छेद दिया गया है लोक प्लस एसना। लोक प्लस एसना, जिसका संधि क्या होगा, लोकेशना। संधि क्या होगा, लोकेशना। लोकेशना। आगे बढ़े, अगला है हमारा पितृ प्लस अनुमति। पितृ प्लस अनुमति, इसकी बात करें तो इसका होता है पितृनुमति। पितृनुमति पितृनुमति। तो ये हो गया आपका पितृ प्लस अनुमति का पितृ अनुमति। मनु प्लस अतर। मनु प्लस अतर का होता है, ये आपका हो जाएगा मनवंतर। मनवंतर, ये आपका अंतर है। मनु प्लस अंतर, मनवंतर। मनवंतर। सदा प्लस एव का होगा आपका सदैव। सदा प्लस एव सदैव। देवी प्लस अर्पण। देवी प्लस अर्पण का क्या होगा, इसका होगा दिव्य अर्पण। दिव्य दिव्य अर्पण। दिव्य अर्पण। दे आधा व ये और ये पै के ऊपर रह, दिव्य अर्पण। अगला आपका संधि का जो लास्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन, वर्षा प्लस ऋतु। वर्षा ऋतु का होता है आपका वर्ष ऋतु। वर्ष पहले आ गया, फिर ऊपर रे और तय के नीचे ऊ की मात्रा, वर्ष ऋतु। ठीक है, तो वर्षा प्लस ऋतु। तो ये आपके संधि हो गई। एक बार फिर आप इसका रिवीजन कर लीजिए। रस प्लस उत्पत्ति रसोत्पत्ति। दिक प्लस मंडल दिग्मंडल। ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। लोक प्लस एकसना लोकेशना। पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति। आगे देखें, अगला हमारा आता है मनु प्लस अंतर मनवंतर। सदा प्लस एव सदैव। देवी प्लस अर्पण दिव्य अर्पण। वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन है उपसर्ग का। उपसर्ग की बात करें तो इसमें हमें दिया गया है शब्द, जिसमें से हमें उपसर्ग है वो अलग करना है। कल वाले टेस्ट में हम पढ़े थे कि एक हमें उपसर्ग दिया हुआ था और उस उपसर्ग के हमें दो दो शब्द बनाने थे। तो हमने 5 उपसर्गों के दो दो शब्द बनाए थे। उसी प्रकार क्वेश्चन आज का हमारा है कि शब्द दिया गया है उसमें से हमें उपसर्ग अलग करना है। बेलगाम में हमें दिया गया है बे उपसर्ग। बे प्लस लगाम यानी बे उपसर्ग।
अगला जो हमें दिया गया वो दिया गया बिला। बिला शर्त यानी बिला प्लस शर्त, तो इसमें होगा बिला उपसर्ग। नास्तिक में आपका न प्लस आस्तिक उपसर्ग, तो न उपसर्ग हो गया। सतकुल में सत प्लस कुल, तो आपका सत उपसर्ग हो गया। अगला आता है प्राग द्वार, तो प्राग द्वार में आपका उपसर्ग होता है प्राक। एक बार फिर देख ले, सबसे पहले हमें दिया गया है बेलगाम, बेलगाम, तो इसमें हमारा बे उपसर्ग है। बिला शर्त में बिला, नास्तिक में न, सतकुल में सत और प्राग द्वार में प्राक उपसर्ग। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा थर्ड, और इसमें हमें प्रत्यय दिया गया और उस प्रत्यय के दो दो शब्द बनाने हैं। 5 प्रत्यय दिए गए हैं। सबसे पहला प्रत्यय हमें इत दिया गया है। इत से बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे गठित, पठित, लिखित, तो अपन लिख सकते हैं गठित, पठित, लिखित। लिखित के अलावा अपन लिख सकते हैं हर्षित, हर्षित। फिर आगे आता है हमारा अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय से जैसे स्मरणीय, स्मरणीय। स्मरणीय के अलावा अपन लिख सकते हैं रमणीय, रमणीय। रमणीय के अलावा आदरणीय, आदरणीय। और अपन अन्य से क्या लिख सकते हैं, और अपन हरणीय बना सकते हैं, हरणीय। ठीक है, तो अन्य प्रत्यय से स्मरणीय, रमणीय, आदरणीय और हरणीय। अगला प्रत्यय आता है एत प्रत्यय। एत प्रत्यय से बन सकता है जैसे टिकेत, टिकेत के बाद डकेत, डकेत के अलावा अपन बन सकते लड़ेत, लड़ेत के अलावा चढ़ेत, चढ़ेत। तो ये आपके एत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अगला आउ प्रत्यय। आउ प्रत्यय की बात करें तो आउ प्रत्यय से जैसे जलाऊ, जलाऊ। और हो सकता है आपका बिकाऊ, कि ये चीज है वो बिकाऊ है, तो बिकाऊ। बुझाऊ, बुझाऊ। इसके अलावा आपका दबाऊ, तो ये आपके आउ प्रत्यय से बनने वाले शब्द। लास्ट है आपका ती प्रत्यय। ती प्रत्यय से जैसे कृति, क्री प्लस ती, कृति, प्रीति, प्रीति, स्मृति, स्मृति। और स्मृति के अलावा स्थिति, स्थिति। तो ये आपके पांचों के पांचों प्रत्यय हो गई, जिसके हमने चार चार है इसके शब्द देख लिए। इत का गठित, पठित, लिखित और हर्षित। अन्य का स्मरणीय, रमणीय, आदरणीय, हरणीय। एत का टिकेत, डकेत, लड़ेत और चढ़ेत। आऊ का जलाऊ, बिकाऊ, बुझाऊ और दबाऊ। ती का कृति, प्रीति, स्मृति और स्थिति। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पर्यायवाची का। तो इसमें अगर पर्यायवाची की बात करें तो वही हमें दो दो शब्द लिखने हैं, और पर्यायवाची में हमें 5 है वो शब्द दिए गए हैं जिनके हम पर्यायवाची लिखेंगे। सबसे पहला दिया गया है ओज। ओज की बात करें तो ओज होता है यानी ताकत, बल। तो इसका सबसे पहला लिखेंगे ताकत। ताकत का और हो सकता है जोर, ओज का जोर, दम। और एक अभी हमने बात की थी बल, तो ओज के हो सकते हैं ताकत, जोर, दम और बल। अगला आता है कंदरा। कंदरा यानी गुफा, कंदरा यानी गुफा। तो गुफा बोल दे, गुहा बोल दे। और इसको बोलते हैं गहवर। ग आधा व, ग आधा है वर, गहवर। तो ये आपके कंदरा यानी गुफा के पर्यायवाची हो गए। आगे बढ़े। अगला है कोशिश। कोशिश का अपन बोल सकते हैं कोशिश करो, प्रयत्न करो। तो सबसे पहले तो आता है प्रयत्न। उसके बाद अपन प्रयास, प्रयास करनी चाहिए, चेष्टा, चेष्टा करनी चाहिए। और इससे क्या बन सकता है यतन, बोलते हैं ना यतन करते रहो, यतन। और इसका क्या बन सकता है, हाँ इसका आयास, आयास। प्रयत्न, प्रयास, चेष्टा, यतन और आयास। अगला है भीति। भीति, भीति यानी डर, खौफ।
तो इसके हम क्या लिख सकते हैं? भित्ति का आंतक, आंतक लिख दिया। इसके बाद वही हमने भी देखा डर, खौफ, खौफ, और इसका लिख सकते हैं त्रास, लिख सकते हैं त्रास। तो भित्ति का आंतक, डर, खौफ और त्रास। अगला आता है सीता। सीता माता की बात करें तो सीता के और कौन कौन सकते हैं? एक तो जानकी, जानकी, जानकी के अलावा भूमिजा, भूमिजा, जिनका भूमि से जन्म हुआ भूमिजा, जनक सुता, जनक सुता, जनक जी की बेटी जनक सुता, और वेदई, वे दे ही, वेदई। तो ये सीता जी के क्या हो गए? पर्यायवाची, जानकी, भूमिजा, आपके जनक सुता और वेदई। तो एक बार हम इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ओज, ओज का ताकत, उसके बाद जोर, दम और बल। कंदरा का गुफा, गुहा, गहवर। आगे हम देखें, अगला है कोशिश। तो कोशिश का प्रयत्न, प्रयास, चेष्टा, यत्न और आयास। भित्ति का आंतक, डर, खौफ, त्रास। सीता माता के जानकी, भूमिजा, जनक सुता और वेदई। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है विलोम शब्द का। हमें लिखने हैं विलोम शब्द। तो हमें 5 शब्द दिए गए हैं जिनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। सबसे पहला दिया गया आदित्य का। आदित्य का क्या? आदित्य का क्या होता है? उपतय का, उपतय का। ऊपरी का क्या होता है? अध, ऊपरी का अध। कृतज्ञ का कृतघ्न, कृतज्ञ का कृतघ्न। क्रूर, क्रूर का अक्रूर, क्रूर का अक्रूर। और गौरव का लाघव। तो ये आपके हो गए विलोम शब्द। अधितय का, उपतय का, ऊपरी, अधय, कृतज्ञ, कृतघ्न, क्रूर, अक्रूर और गौरव, लाघव। अब हम आते हैं हमारे पार्ट सी पर। पार्ट सी पर हमने कल बात की थी आपके निबंध की। मैंने आपको विषय दिया था कि पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन। इस विषय पर हमें क्या करना है? आज का निबंध है वो लिखना है अच्छे से। आज हम इस पर आंसर राइटिंग करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक और बात है, आप एक दो कमेंट थे कि आप हमारा जब तक टेस्ट होता है, यानी जो 27 से 28 जनवरी तक हमारे एग्जाम होंगे, 27 और 28 को, तो आप एग्जाम तक हमें जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाते रहना और हमारी क्लासेस लेते रहना। तो जरूर आपकी एक दिन भी क्लास मिस नहीं होगी। आपकी रोज है वो 15 से 20 मिनट की। कभी हो सकता है कि आपके वो क्लास लंबी हो तो 23 मिनट की हो सकती है। ज्यादातर मैं कोशिश करूंगी कि ये छोटी छोटी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि एक तो आपका टाइम खराब ना हो और आपका रिवीजन भी, प्रैक्टिस भी हर रोज रहती रहे रूटीन से। तो इसलिए आपको पूरा का पूरा कंटेंट है हिंदी इंग्लिश का प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपका खुद का कंटेंट है ही, प्लस आप ये वाला कंटेंट है वो ऐड करोगे तो आपके लिए जो आपका कंटेंट होगा वो और ज्यादा बेहतर बन जाएगा। जैसे आपने कमेंट किया था कि मैम 90 प्लस लाने वाला कंटेंट है, हमें बता दीजिए। तो ये जो कंटेंट है वो आपका 90 नहीं 110 प्लस लाने वाला है। वो बस आपकी मेहनत पर है कि आप कितनी मेहनत करते हो और आप कितने मार्क्स ला पाते हो। स्टार्ट करते हैं आज का निबंध लेखन। हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन। विकास के भूमंडलीकृत प्रतिमानों और पर्यावरण की ब्रह्मांड व्यापी संकल्पनाओं के मध्य टकराहट का परिणाम ही आज विश्व के समक्ष जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापक्रम, ओजोन क्षरण व सुनामी जैसी आपदाएं, साथ ही ई कचरा, प्रदूषण व रेडियोधर्मिता जैसे अनिस्तारित चुनौतियां उपस्थित कर रहा है। बदलती महादेशीय व अंतर्देशीय जलवायुयुक्त परिस्थितियों के समानांतर अनुकूल वनीकरण का अभाव एवं जैव पारिस्थितिकी तंत्र का बिगड़ता समायोजन जहां हमारी समाजार्थिक विकास प्रवृत्तियों से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर हमें इस अनियमित व अनैतिक विकास प्रक्रिया के पुनर्मंथन हेतु प्रेरित कर रहा है।
अपन का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में हम इसकी की सारी आपदाओं के बारे में बात करेंगे, यानी कि आपके वैश्विक तापक्रम हो गया, ओजोन क्षरण हो गया, सुनामी जैसे आपदाएं हो गई, इसके साथ ई कचरा, प्रदूषण, रेडियोधर्मिता और भी जो इतनी चुनौतियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमें इसमें पूरे के पूरे पर्यावरण को सम्मिलित करना है। सबसे पहले इसमें हो रही इन्हें जो इतनी ज्यादा चुनौतियां आ रही है उनको डिफाइन करेंगे, उसके बाद चलेंगे अपन अपने भारत पर। भारत में मानसून की दशा और दिशा बिगड़ रही है, टापुओं पर बसे देश डूबने की कगार पर है। अमेरिका में कैटरीना जैसे चक्रवाती तूफानों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यूरोप में आश्चर्य में डाल देने वाले अभूतपूर्व बर्फ पड़ रही है। हिमालय के ग्लेशियर पीछे खिसकते जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित प्रवाल जीवों का निधन हो रहा है और सर्व प्रमुख जैव पारिस्थितिकी तंत्र पर संकट के बादलें मंडरा रही हैं। अब हमने पूरे विश्व में पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण में क्या क्या जो बदलाव आ रहे हैं, किस किस वजह से आ रही हैं, जो प्राकृतिक चीजें थी वो किस प्रकार है, वो नष्ट होने के कगार पर है, इन सब चीजों का एक बार इसमें जिक्र करेंगे, इसका ब्यौरा देंगे। आगे बढ़ेंगे। इन सब के पीछे ग्लोबल वार्मिंग व विकास के नाम पर बढ़ता कार्बन उत्सर्जन जिम्मेदार है। अब हमने उन चुनौतियों की बात की, पहले उन चुनौतियों का एक बार आपको डेफिनेशन दी कि ये हो रही है पर्यावरण में, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है वो चीज बताया, कहाँ क्या चीज हो रही है वो चीज बताया, ठीक है। जैसे मैंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, भारत सब चीज की बात की, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रही हैं कि ये क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इस इन सब के पीछे ग्लोबल वार्मिंग और विकास के नाम पर बढ़ता कार्बन उत्सर्जन जिम्मेदार है। इसके बावजूद इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय ज्यादातर देशों के राजनीतिक प्रतिनिधि सम्मेलनों में इकट्ठे होकर घड़ी के पेंडुलम की भांति एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा महज औपचारिकता की नीति अपना रहे हैं। यानी वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये नहीं कि आप औपचारिकता की नीति ना बनाकर इसको सही करने की नीति बनाए, ताकि जो ये चुनौतियां हैं इनका हम डटकर मुकाबला कर पाए। संधि सम्मेलन प्रोटोकॉल की फौरी दवा से राहत की आशा में दिन ब दिन समस्या विकराल बनती जा रही है। आखिर कौन है इसका वास्तविक जिम्मेदार, विकासशील या विकसित देश? किसे प्राथमिकता दी जाए, प्रकृति या प्रगति को? क्या होनी चाहिए समेकित रणनीति आदि कई प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क को निरंतर उत्पन्न हो रही है, जिनके जवाब है अपेक्षित है। अब जब ये आप क्वेश्चन लिखोगे ना, तो आपके जो आंसर को थोड़ा सा ये दूसरों से अलग बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा, कि हाँ ये चुनौतियां हैं, इस इन सब के क्वेश्चन हम भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, जो कि आपको अच्छे मार्क्स है वो स्कोर करवाएगा। इसका वास्तविक जिम्मेदार विकासशील या विकसित देश? किसे प्राथमिकता दी जाए, प्रकृति या प्रगति को? क्या होनी चाहिए समेकित रणनीति आदि कई प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क को निरंतर उत्पन्न हो रहे, जवाब अपेक्षित है। मनुष्य विज्ञान और तकनीकी के नशे और कितने दिन प्रकृति को अपने पांव तले कुचलता रहेगा? सूखा, अकाल, तूफान, रेगिस्तान, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि इसके स्थायी पजिन बन गई हैं। अब इस चीज को एक बार दोबारा पढ़ो। मनुष्य विज्ञान और तकनीकी के नशे में, यहाँ पे क्या आएगा, कोमा, मनुष्य विज्ञान और तकनीकी के नशे में और कितने दिन प्रकृति को अपने पांव तले कुचलता रहेगा। इसके फिर आगे ये देखो कारण बताइए, रीजन, सूखा, अकाल, तूफान, रेगिस्तान, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि इसके स्थायी पद जिन है वो बन गए हैं। यानी जो इसके अपन विज्ञान और तकनीकी में जितने ज्यादा आगे जाते जा रहे हैं, तो इनके ये है वो पद चिन्ह बनते जा रहे हैं। किंचित यात्रा मात्र से प्रकृति इतनी दूषित हुई है, अगर इसी तरह से भविष्य में भी चलते रहे तो कितनी भयावह स्थिति है वो होगी। सारी गलती मानवीय जीवन शैली और व्यवस्था में है, इसलिए हमें मानवीय समाज नव सृजन करना होगा। मनुष्य यदि सतत विकास की अवधारणा का ज्ञान के साथ सामंजस्य बिठाए, तो प्रकृति और प्रगति दोनों की मित्रता विज्ञान के नाम पर तोड़ी नहीं जाएगी।
विज्ञान के नाम पर तोड़ी नहीं जाएगी, साथ ही विकासशीलता के उच्चतम शिखर की प्राप्ति होगी। परंतु ये उपाय तात्कालिक आर्थिक व राजनीतिक ख्यालों पर निर्भर न होकर प्रकृति के विद्य स्वभाव पर निर्भर होने चाहिए। जिस तरह मानव ने आदिम सभ्यता से वर्तमान तकनीकी युग तक का सफर अपनी जिजीविषा से तय किया है, उसी प्रकार यह बात अंगद के पांव की तरह अटल है कि इस समस्या का समाधान भी कर लिया जाएगा। अब देखिए, ये जो चीज इसमें लिखी है ना, वर्तमान तकनीकी युग तक का सफर अपनी जिजीविषा से तय किया है, उसी प्रकार यह बात अंगद के पांव की तरह अटल है। ये चीजें ऐड करने से जो आपका जो कंटेंट होता है वो और बेहतर बनता है कि इस समस्या का समाधान भी कर लिया जाएगा, परंतु हमें अपने अतिरिक्त प्रयासों के द्वारा उक्त समय सीमा को कम करना होगा और ये सत्य होगा कि लोहे के पेड़ हरे होंगे। अब इसमें एक लाइन लिख सकते हैं अपन, घुटन के साथ तू जाएगा इन घरों में कहाँ, खुली फिजा में जो राहत है इन बस्तियों में कहाँ, हरी जमीन पर तूने इमारत जो बोदी मिलेगा, मिलेगी ताजा हवा तुझे इन पत्थरों में कहाँ। तो ये चीजें आप ऐड करोगे। ये उद्धरण आपका क्यूटेशन मैंने आपको टेलीग्राम पर आपको शेयर किया है, आपने ये चीज पढ़ी भी होगी। ये मैंने इस आपके निबंध में ऐड करके आपको ऐसे बताया है कि आप इस प्रकार है जो भी आपके ये हो, आपके निबंध वगैरह हो, पलवन हो, तो आप किस प्रकार इनको मैच करके इनमें लिख सकते हो कि हाँ, हम कौन से कंटेंट में किस प्रकार के जो आपके पंक्ति हैं, जो आपको उद्धरण दिए जाते हैं, वो किस प्रकार आप लिखो। तो ये जिस प्रकार मैंने इससे मिलता जुलता था तो इसमें लिखा है, उसी प्रकार आप और कंटेंट में इसको ऐड कर सकते हो। आपने बोला था कि मैम आप हमें वो जो उद्धरण क्योटेशन है वो आप प्रोवाइड करवाए, तो मैं काफी तो आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, और भी आगे है, जैसे जैसे मेरे पास मेरे को मिलेगा मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये था आज का हमारा पार्ट सी का निबंध। कैसा लगा आपको? अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट बी की, आगे वाले टेस्ट की। कल आपको ये मैं पार्ट बी का एक आपको क्या दे रही हूँ, हिंदी में अनुवाद करना है इसका। तो ये एक पैराग्राफ है, आप इसका अनुवाद करके आओगे। कल इसके सॉल्यूशन पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार है हमें इससे हिंदी के अनुवाद करना है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके नीचे जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।